नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। शुरुआत दिल्ली की एक ऐसी खबर से करते हैं जिसका असर देश भर की राजनीति पर पड़ सकता है। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने 6 दिन ही दिए। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति में उबाल आना तो तय है, लिहाजा हम अब इसकी पॉलिटिक्स और बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन यह जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है, कौन से सबूत है, कौन सी दलीलें हैं जिसने ईडी को दिल्ली के सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने की वजह दी। उसी पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है, देखिए। और इस तरह दिन भर चले सस्पेंस का द एंड हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले दिन भर देश की नजरें कोर्ट पर टिकी रही, वो भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि रिमांड मिलेगी या जमानत होगी। कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं, इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। कि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी। करीब 3 घंटे तक वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम मामले का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं, 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। इन सब के बीच कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंची? आखिरकार ईडी ने क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार किया? ईडी के पास आखिर वो कौन से सबूत हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? 1.5 साल के दौरान कैसे सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के कथित शराब घोटाले की कड़ियां जुड़ती गईं? इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हैदराबाद चलिए, जहां से दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले वाकये की शुरुआत होती है। 15 मार्च 2024 हैदराबाद। करीब हफ्ते भर पहले की बात है जब ईडी ने हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। के कविता की रिमांड मिलने के बाद ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपी के साथ था। 4 दिन पहले जारी प्रेस रिलीज में ईडी ने साफ कहा कि कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली लिकर पॉलिसी में बदलाव करवाए। बदले में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए। यहीं से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कयास लगने लगे थे। के कविता के रिमांड के वक्त ईडी ने कोर्ट में ऐसे कई सबूतों का हवाला दिया। ईडी ने 2020-21-22 में नई शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता का नाम लिया, जो साउथ का शराब कार्टेल चलाती है। के कविता के अलावा इस ग्रुप में जेल की हवा खा रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एम श्रीनिवासुल रेड्डी, सारथ रेड्डी, राघव मंगोटा शामिल थे। इस ग्रुप को संचालित करने वाले अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली हैं। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें और भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। मसलन
ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के सीए बुच्ची बाबू और राघव मंगुटा के बीच की चैट भी रखी और उसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा जिसमें उसने माना कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। जिस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था, उसी चैट में के कविता को 33% हिस्सेदारी की बात भी कही गई थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021-22 में कविता ने करीब 10 फोन बदले। ईडी को अंदेशा है कि ऐसा उन्होंने डिजिटल सबूतों को खत्म करने के लिए किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि के कविता दिल्ली शराब घोटाले में पूरी तरह सक्रिय रूप से शामिल थी। असल में के कविता का एक असिस्टेंट है बुच्ची बाबू। ये वही शख्स है जिससे ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान बुच्ची बाबू ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारा और कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस घोटाले ने देश की राजधानी की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, जिससे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार होना पड़ा, जिसने एक डिप्टी सीएम को सलाखों में भेज दिया, जिससे खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों पर करप्शन का दाग लग गया, आखिर वो शराब घोटाला क्या है? क्या है वो घोटाला जिसने दिल्ली से दक्षिण तक की राजनीति को गरमा दिया है? 22 मार्च 2021 को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उससे पहले तक दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और दिल्ली में शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा। दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ का राजस्व हासिल होगा। लेकिन दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी शुरू से विवादों से जुड़ी रही। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की। तब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान दावा किया गया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरोप लगे कि कुछ लाइसेंस लेने वालों को फेवर किया गया, लाइसेंस फीस माफ की गई और बदले में मोटी रकम वसूली गई। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड डाली। 22 अगस्त 2022 को इसी मामले में ईडी ने केस रजिस्टर किया। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। जिसके बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके करीब 10 दिन बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली। मनीष सिसोदिया तभी से जेल में। कथित शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो इसमें कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी सामने आते गए। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को आरोपी बनाया तो कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। इस बीच स्कैम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी सामने आया। ईडी ने दावा किया था कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। ईडी ने संजय सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापे के बाद संजय सिंह ने ईडी और सरकार को चुनौती दी थी। संजय सिंह ने कहा था कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, जिसके बाद संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहते भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल ने सभी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया। जिसके बाद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे रात बितानी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके समर्थन में लामबंद हो गए, तो विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। खासतौर से इंडिया अलायंस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम कदम बता रही है। इस बीच एक दौर में अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी राय रखी है। हमने सब मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई है, आप देखिए।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे ही हालात थे। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक रंजिश बताया और कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। चारों तरफ से इन्होंने छावनी बना रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रदर्शन हमारा अधिकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो तानाशाही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। एक एक नेता को, विपक्षी नेता को जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, उसे आप पकड़कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलने में देर नहीं की। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, लोकतंत्र पर एक ये हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाताबंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है, ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट दिख रहा है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों से मुलाकात की। केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज विपक्षी नेताओं ने आयोग से इस मामले में दखल देने की मांग की। क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है, वो भी लेट रात को लिया गया था, कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र, लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है। खासतौर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है और वो सबको कुचलने में लगे हैं। इन सब के बीच कभी केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने ही उन्हें झटका दे दिया है। अन्ना हजारे ने क्या कहा, खुद सुनिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अन्ना हजारे के दिए बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। कहा कि अन्ना हजारे कभी भी सत्ताधारी दल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे आदरणीय है, दुखद है। कई बार हमारे मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया वाटर स्कैम का, वो भाजपा में शामिल हो जाता है और सीएम बन जाता है, तब उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। हमें तकलीफ होती है कि जब अजीत पवार, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के 70-75 हजार करोड़ रुपए के स्कैम के आरोप लगाए,
उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठती आदरणीय के मुख से, मुखारबिंद से, और वो जब भाजपा में चले आते हैं तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो बर्ताव है ये बहुत पीड़ादायी बर्ताव है, बहुत दुखद बर्ताव है। अन्ना के सहारे ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत हुई थी। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया था। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला। इसी आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति की रपटीली राह दिखाई थी, लेकिन कौन जानता था कि उसी पार्टी का दामन एक दिन दागदार हो जाएगा, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि बीजेपी ने उसके इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, और पूरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा हमारे खास प्रोग्राम घोषणा पत्र में। बड़ी खबर जो आज है और रहेगी मुझे लगता है कुछ समय तक, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और विपक्ष का कहना है कि आप उनको प्रचार करने से रोकना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? दिबांग जी, इसको मीडिया की दृष्टि से आप खबर मान सकते हैं, हमारे दृष्टि से तो कोई खबर नहीं है। भ्रष्टाचार किए हैं, उसका कार्रवाई हो रही है, अब अदालत तय करेंगे। केजरीवाल जी और उनके साथियों को खुद को जो क्लीन चिट देने का आदत है वो नहीं करना चाहिए। क्लीन चिट देंगे या सज़ा देंगे तो अदालत देंगे, कार्रवाई एजेंसी का काम है। अब कांग्रेस पार्टी कल तक चिल्ला के कह रहे थे कि केजरीवाल ने शराब पिला करके दिल्ली वालों को बर्बाद किया है, करोड़ों पैसा लूटा है, सबको मालूम है। अब इसको लेकर के खबर के हिसाब से ठीक है, मगर मैं इसको सामान्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्रवाई है, कई कार्रवाई होते रहते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें तो क्लियर इंडिकेशन, डायरेक्शन एजेंसी को दिया गया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसका प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है। एक बात यह है कि क्या ढीले ढाले विपक्ष को आप लोगों ने एक मौका दे दिया है जागने का, सड़क पर दिखाई देने का, मीडिया में भी दिखाई देने का इन दो मुद्दों के बाद? देखिए, अगर विपक्ष कमज़ोर है तो हम फिर कमज़ोर को हम क्या कहें, लेकिन वो कमज़ोर है इसलिए उनको हम कार्रवाई नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार है वहाँ, वो लोग वहाँ जितने भ्रष्टाचारियों को हम कैसे माफ़ कर सकते हैं कि वो कमज़ोर है करके? कमज़ोरी होना अलग बात है। तो भ्रष्टाचार में जो भी लिफ्ट है उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, उसमें कोई कमज़ोर या मजबूत का बात ही नहीं है।